आज नायब सदर हिंद यानी उपराष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जम्मू शहर में थे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की कन्वोकेशन में बतौर चीफ गेस्ट आए हुए थे। कन्वोकेशन में जो सबसे बड़ी अट्रैक्शन होती है वो चीफ गेस्ट की कन्वोकेशन स्पीच होती है। मैंने उनकी स्पीच सुनी। अगर मैं स्पीच सुन के ये कहूँ कि मुझे अच्छी नहीं लगी तो ये बात बड़ी बदज़ेब होगी, गैर मुनासिब होगी, डिस्कर्टियस भी होगी, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट हैं हमारे मुल्क के। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मुख्तलिफ़ तकरीर उनकी सुनना चाहते थे। अब सबकी एक मुख्तलिफ़ तकरीर सुनना चाहते हैं। वक्त इतना गुजर गया है कि ऐसा लगता है कि तकरीर भी बदलनी चाहिए। ऐसा क्यों, मैं बात करूंगा उसके बारे में। मेरा नाम ज़फ़र चौधरी है। जब मैं वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू साहब की तकरीर सुनकर फ़ारिग हुआ तो मुझे याद आया 1996 की बात है। तब मैं लगभग 20 बरस का रहा हूँगा, कॉलेज में पढ़ता था। तो हमारे शहर में प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ़ लाए। HD देवेगौड़ा थे प्राइम मिनिस्टर। और हमारे कॉलेज में भी इतला दी गई, मैं कॉलेज में पढ़ता था, वहाँ पे इतला दी गई कि जो भी लड़के लड़कियाँ दिलचस्पी रखते हों प्राइम मिनिस्टर की तकरीर सुनने में तो वो आ जाएं जलसागाह में। मुझे भी शौक़ था। मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर साहब आए, सुनते हैं, टीवी पे तो देखते हैं इनको, तो यहाँ पे क्या कहते हैं सामने वो भी सुनते हैं। देवेगौड़ा साहब पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे हिंदुस्तान के जो हिंदी भाषी नहीं थे, यानी हिंदी में, हिंदुस्तानी में या उर्दू, खैर हिंदुस्तानी में बात नहीं करते थे, यानी कि नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा समझ नहीं आती थी। वो अंग्रेज़ी में बात करते थे अगर नॉर्थ इंडियंस के साथ भी बात करनी पड़े तो, लिहाजा वो अपने साथ एक ट्रांसलेटर रखते थे। आजकल आप देख रहे हैं ना इंतखाबात में वेस्ट बंगाल में या केरला में, जहाँ पे होम मिनिस्टर गए हुए होते हैं अमित शाह, उन्होंने साथ में एक सज्जन खड़े किए हुए होते हैं। ये जब बड़ी तकरीर अपनी करते हैं तो वो साथ में उसको ट्रांसलेटेड वर्शन है वो लोगों के सामने बताते हैं। लेकिन ये जिस तरह से एक्सपेक्ट करते हैं कि भी जो बात मैंने कही अब इसमें एक तालियों की गूंज हो जानी चाहिए, ये बेचारा थोड़ा सहमा हुआ, डरा हुआ बोल रहा होता है तो लोग उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, तो इनको लगता है कि शायद बात मेरी जा नहीं रही है। खैर, आए देवेगौड़ा साहब तो उन्होंने साथ रखा हो, तो तब पहली बार हमने देखा कि ये भी एक तरीक़ाकार है लोगों से कम्युनिकेट करने का। उनके साथ थे मौलाना इफ्तिखार अंसारी, एक जम्मू कश्मीर के बड़े लीडर, अब वो नहीं रहे हैं। वो एक बड़े पॉलिटिशियन ज़रूर थे, एक स्ट्रेटजिस्ट भी थे और बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन इसी के साथ साथ एक एक्सीलेंट स्कॉलर भी थे। बहुत सारी ज़ुबानों के ऊपर उनको अबूर भी था। देवेगौड़ा साहब जब बोलते थे अंग्रेज़ी में तो वो उर्दू में ट्रांसलेट करके बताते थे। काफ़ी तकरीर उनकी सुनकर अच्छी लगी। तो ये वो वक्त था कि जब एक ट्रांजिशन हो रही थी 1990 से लेकर 96 तक। यहाँ पे हुकूमत नहीं थी, जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो नहीं थी, सेंट्रल रूल गवर्नर का दौर है वो था, लोगों को एक्सेस नहीं था सिस्टम में। तो अब प्राइम मिनिस्टर साहब जब आए तो वो एक नया प्रॉमिस, एक नई बात वो लोगों के सामने रख रहे थे। उसी साल नए इंतखाबात भी हुए, एक नई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट भी आई। तो लिहाजा ये जो तकरीर उनकी और उनका दौरा जो है ये बड़ा मानी खेजता। तब मैंने सुनी बड़ी ध्यान से। उन्होंने कहा कि ये जो पीर पंचाल की पहाड़ियाँ हैं इनके आर पार हम रेलवे लाइन बिछाएंगे, यहाँ पे टनल लगाएंगे, इधर पुल बनाएंगे, हेल्थ केयर की सारी बातें करेंगे, कश्मीर में ट्रेन ले जाएंगे, बहुत सारी बातें उन्होंने की। लेकिन उन्होंने एम्फसाइज़ किया कि जम्मू कश्मीर जो है ये एक इंटीग्रल पार्ट है हिंदुस्तान का, अटूट अंग है हिंदुस्तान का, और ये सरहद के उस वक्त पार भी हम ये इसका मैसेज भेजना चाहते हैं। और यहाँ पे भी जिन लोगों को शक शुबात हैं उन सबको बता देना चाहते हैं कि ये जम्मू कश्मीर का इंटीग्रल पार्ट है, इसको और इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है। तब मैं रात को जब घर जाके मैंने सोचा तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि ये इंटीग्रल पार्ट है। मैंने सारा एक रिवाइंड करके सोचा, सिर्फ अपनी बात नहीं है, एक जिस कल्चरल मोज़ैक में जिस तरह की ज़िंदगी हम बसर करते हैं उसमें रिवाइंड करके सोचा कि माँ की गोद से निकलते हैं, चलना शुरू करते हैं, ज़ुबान दुरुस्त होती है, आहिस्ता आहिस्ता थोड़े बड़े होते हैं, थोड़े खासे होते हैं, स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। फिर थोड़ा सारा जब तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त होता है तो जनगण मन अधिनायक जया है। मुझे लगा कि ये हम फिर क्यों इतने सालों से सारा पढ़ रहे थे, अगर आज प्राइम मिनिस्टर साहब रीएम्फसाइज़ कर रहे हैं, आज प्राइम मिनिस्टर साहब को ये बताने की ज़रूरत पड़ रही है कि इंटीग्रल पार्ट है। हमने तो कभी इसके बारे में कभी सवाल पूछा नहीं था, ये क्यों आकर यहाँ पे ये बता रहे हैं। ये 1996 बहुत पहले की बात है, 25 साल हो गए। अब तो उसके बाद 2019 में और भी इतनी बड़ी तब्दीलियां हुई जिसके बाद मुल्क को क्या पूरी दुनिया को बताया कि अगर ज़रा भर भी किसी किस्म के जो शक शुबात रह गए थे वो हमने दूर कर दिए हैं। अब ये इंटीग्रल पार्ट बन गया हुआ है।
आज जब वाइस प्रेसिडेंट साहब आए तो उनकी तकरीर में नॉर्मली आप तवक्को क्या करते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी मैनेजमेंट के एतबार से मुल्क भर में जो सबसे बेहतरीन इदारे हैं उनमें से एक होता है IIM। सिर्फ मुल्क भर में नहीं बल्कि दुनिया भर में जो मैनेजमेंट के सम ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस उनमें रेट किया जाता है हिंदुस्तान के IIMs को, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट्स को। बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि हमारे जम्मू कश्मीर में जम्मू में एक IIM है। यहाँ से जब आप पास आउट कर रहे हो तो आपका ऑडियंस कौन है? वो स्टूडेंट्स हैं जो अब एक नया करियर अपना बिल्ड कर रहे हैं, मुल्क में और दुनिया में की प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट करने की तैयारी कर रहे हैं। वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं अपने जो तकरीर, जो की स्पीच उनके सामने पेश की जाती है की नोट स्पीकर से, वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जो एक शाइनिंग इंडिया, जो एक प्रोग्रेसिव इंडिया कि उसकी जो डेवलपमेंट स्टोरी है उसके बारे में वो सुनना चाहेंगे कि आज का हिंदुस्तान क्या अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है हिंदुस्तान के लिए और दुनिया के लिए, क्या अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, और आज के हिंदुस्तान को किस किस्म की तैयारियां करनी चाहिए कि इस सदी में, इस सदी की दुनिया में लीडर बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए। इस किस्म की तकरीर है जो एक मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी में आप किसी भी चीफ गेस्ट से तवक्को करेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे। लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट साहब की तकरीर थी उसमें था यही, नाम ले लिया उन्होंने लेकिन बताया कि एक पड़ोसी मुल्क हैं, वो साजिश करते हैं हमारे ख़िलाफ़, लेकिन हम उनको ये चेतावनी देना चाहते हैं कि वो हमारे ख़िलाफ़ साजिशें करने बंद करें। वो हमारे ख़िलाफ़ यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, लेकिन हम कैपेबल हैं कि हम इंटरनली सारी प्रॉब्लम्स को, हम बड़ी सिविलाइज्ड मुल्क हैं, हम सारी प्रॉब्लम्स को हम डील कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। और जम्मू कश्मीर के हवाले से उन्होंने कहा कि अनसॉलिसिटेड एडवाइस, ऐसी राय, ऐसा मशवरा जो हिंदुस्तान आपसे मांग ही नहीं रहा है, जिसकी हिंदुस्तान को ज़रूरत ही नहीं है, वो जब आप देते रहते हैं तो हमारे इंटरनल अफेयर्स में, हमारे जो घर के घरेलू मामलात हैं उनमें वो दखलंदाजी होती है, और ये दखलंदाजी हम किसी भी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करते। बड़ी लंबी तकरीर इस सिलसिले में उन्होंने काफ़ी रीएम्फसाइज करके बहुत सारी चीज़ें कही। दुनिया की जो बाकी पावर्स हैं उनको ये उन्होंने वार्न किया कि आप अपने अपने मामलात में जो है वहीं पे आप अपना इंटरेस्ट रखें, हिंदुस्तान के इंटरनल मामलों में आप कमेंट ना किया करें। जो नेबर है, पड़ोसी है, स्क्रिप्टेड स्पीच थी उसके बारे में, पड़ोसी के बारे में उन्होंने बताया कि पड़ोसी बार बार हमारे ख़िलाफ़ साजिशें करता है, लेकिन ये साजिशें नाकाम करने के लिए हम कैपेबल हैं, हम सक्षम हैं, हम इस काबिल हैं कि हम इन साजिशों को नाकाम कर सकते हैं। फिर उन्होंने एक बड़ी बात कही तकरीर में, उन्होंने कहा कि बच्चे बच्चियों को, जो लड़के लड़कियां, जो स्टूडेंट्स हैं, जो पास आउट हैं कन्वोकेशन में, जिन्होंने आज डिग्रियां हासिल करके नए हिंदुस्तान की जो नई डेवलपमेंट ओडिसी है उसमें उन्होंने जो कंट्रीब्यूट करना है, उनको उन्होंने कहा कि जिस जगह आप तालीम हासिल कर रहे हैं ये हिंदुस्तान का एक इंटीग्रल पार्ट है, ये एक हिंदुस्तान का अटूट अंग है जहाँ पे आप तालीम हासिल कर रहे हैं जम्मू में। अब ये बच्चे बच्चियाँ जो होते हैं IIM में, ये मुल्क भर से होते हैं, ये ज़रूरी नहीं है ये जो जिस रियासत में IIM होता है उसके बच्चे बच्चियों की ज़रूरी नहीं है कि तादाद ज़्यादा हो। जम्मू कश्मीर के तो वैसे ही बहुत कम होती, 2% या 3% होती, बाकी मुल्क भर से होते हैं। तो मुल्क भर से जो बच्चे, अब जो मैसेज लेकर उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में जाना, उनको ये बताया कि आप जहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं ये हिंदुस्तान का एक इंटीग्रल पार्ट है, और इसके ऊपर जो है वो ताली बज गई। मेरे जहन में आया कि ये तकरीर सुनते सुनते, मतलब अब मैंने 20 साल की उम्र में ये तकरीर सुनी थी, अब 46 साल मेरी उम्र हो गई है। 20 साल में भी वही तकरीर थी, 46 साल की उम्र में भी वही तकरीर है। अब मेरे बच्चे भी यही तकरीर सुन रहे हैं, एक और जनरेशन आएगी वो भी तकरीर इसी तरह से तकरीर चलती रहेगी कि ये इंटीग्रल पार्ट है। इतना कुछ हो भी गया इस दौरान, तो क्यों ना ऐसा माना जाए कि वक्त आया है कि तकरीर जो है वो बदली जाए, जम्मू कश्मीर के तय जो वो तकरीर है वो भी बदली जाए। जब कहा जाता है कि पड़ोसी को कहा जाता है या मुल्क के दूसरे हिस्सों को, मुल्क के दूसरे जो कैपिटल्स हैं उनको बोला जाता है कि आप हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत ना करें, हमें आप किसी किस्म की राय ना दें, तो मुल्क के अंदर भी बैठने वाले ये सोचते हैं, बाहर भी बैठने वाले ये सोचते हैं कि कौन से मामले हैं जिनके बारे में वार्न किया जा रहा है कि इनके बारे में आप नहीं। तो वो जो चीज़ जिसके ऊपर डिस्कशन, यानी जम्मू कश्मीर जिसके ऊपर डिस्कशन अवॉइड करना चाहते हैं, वो बार बार जो है वो डिस्कशन में आती रहती है। हमारी भी यही एक्सपेक्टेशन है, हमारी भी ये तवक्को है कि जब आप बेंगलोर में जाते हैं, जब आप आंध्र प्रदेश में हैदराबाद में जाते हैं,
जब आप किसी शहर को सिलिकॉन सिटी, किसी से शहर को आईटी हब के तौर पे, इंडस्ट्रियल हब के तौर पे दुनिया के सामने रखते हैं, वहाँ से जो तकरीर होती है वहाँ के नौजवानों के लिए, वहाँ के लोगों के लिए, और वहाँ से जो मुल्क के लिए और वहाँ से जो दुनिया के लिए एक तकरीर होती है, उसी किस्म की तकरीर जम्मू कश्मीर में भी होनी चाहिए। तो वाइस प्रेसिडेंट साहब की तकरीर का मैं ये नहीं कहता कि मुझे पसंद नहीं आई, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि वक्त आया कि तकरीर भी अब बदलनी चाहिए। आज का एपिसोड देखने के लिए बहुत शुक्रिया।